याद है आपको डीएनए का वह शो जिसमें सुधीर चौधरी ने जमीन जिहाद पर प्रकाश डाला था? केरल पुलिस से लेकर पाकिस्तानी जिहादी तक सुधीर चौधरी के सनसनीखेज रिपोर्ट पर टूट पड़े थे और उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया था। परंतु ऐसा लगता है कि सुधीर चौधरी अपने विश्लेषण में कहीं भी गलत नहीं थे। अभी हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसमें जम्मू में एक पाकिस्तानी व्यक्ति ने अब निष्क्रिय पड़ चुके रोशनी एक्ट का दुरुपयोग करते हुए कई एकड़ जमीन पर न सिर्फ कब्जा किया बल्कि वहां अवैध रूप से मुसलमानों को भी बसाया। चर्चित एडवोकेट अंकुर शर्मा के इन्वेस्टिगेटिव ट्वीट्स के अनुसार जम्मू में मोहम्मद रफीक नामक पाकिस्तानी व्यक्ति को करीब 480 कनाल क्षेत्र की भूमि आवंटित की गई थी। उसके आदमी ये जमीन केवल मुस्लिमों को बेचने के इश्तेहार समाचार पत्रों में दे रहे हैं। ये जमीन किसी पाकिस्तानी नागरिक के नाम कैसे हो गई, ये चिंता का विषय बन गया है। भारतीय गुप्तचर एजेंसियों ने एक रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी है। इसमें कहा गया है कि जम्मू के रामबन से कठुआ तक राष्ट्रीय मार्ग पर 40 से अधिक छोटी छोटी मस्जिदें कुछ ही समय में बनकर तैयार हुई हैं तथा अधिकतर मस्जिदें तब बनी जब महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी। इन मस्जिदों का निर्माण किसने किया तथा ये हर साल इन पर रंगारोगन कौन करवाता है, किसी को कुछ नहीं पता। तो इसका सुधीर चौधरी के रिपोर्ट से कैसे संबंध स्थापित हुआ? दरअसल कुछ महीनों पहले अपने डीएनए शो पर सुधीर चौधरी ने कई तरीकों के जिहाद पर प्रकाश डाला था। सुधीर चौधरी ने जम्मू कश्मीर में आबादी के जरिए जम्मू क्षेत्र के इस्लामीकरण के नापाक प्रयास को उजागर किया। सुधीर चौधरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, रोशनी एक्ट एक बहुत बड़ा घोटाला था जिसमें अवैध कब्जा करने वालों को बेशकीमती जमीनें कौड़ियों के भाव बेच दी गई थी। फिलहाल ये मामला जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में लंबित है, परंतु ये बहुत बड़ी साजिश थी। आरोपों की माने तो हिंदू बहुल जम्मू में अवैध कब्जे वाली सरकारी जमीन का मालिक केवल एक धर्म विशेष के लोगों को बनाया गया। परंतु ये रोशनी एक्ट था क्या? इस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीन पर जो भी अवैध कब्जा करता उसे ही उस क्षेत्र का वास्तविक स्वामी भी बना दिया जाता। इस तरह से राज्य में इस्लामी कट्टरपंथियों की पहुंच जम्मू क्षेत्र तक बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर वर्षों तक धांधलेबाजी की जाती रही। इससे न सिर्फ देश के राजकोष को नुकसान पहुंचा, अपितु धर्म के आधार पर लोगों को जमीन अवैध रूप से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों द्वारा आवंटित की जाती रही। जब कठुआ मामला विवादों के घेरे में आया तो उसी वक्त जम्मू के गुज्जर और बकरवाल समुदाय ने भी इस एक्ट के विरोध में अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी थी, क्योंकि पीडीपी सरकार ने रोशनी एक्ट के जरिए रोहिंग्या घुसपैठियों को अवैध रूप से बसाना शुरू कर दिया था। अंततः 2008 में राष्ट्रपति शासन लगने के उपरांत इस कपटी अधिनियम को भी निरस्त कर दिया गया। सुधीर चौधरी यूं ही वामपंथी और आतंकियों के हिटलिस्ट पर नहीं आए हैं। वे ऐसी जगह रिपोर्टिंग करते हैं जहां जाने से पहले बड़े से बड़ा वामपंथी पत्रकार भी सोचता है। जब 2016 में बंगाल में इस्लामी कट्टरपंथियों ने धूलागढ़ में उत्पात मचाया था, तभी सुधीर चौधरी ही थे जिन्होंने इन घटनाओं को कवर करने का साहस किया। उनके विरुद्ध बंगाल सरकार ने एफआईआर भी दर्ज करवाई, परंतु सुधीर टस से मस नहीं हुए। यह सुधीर चौधरी के कवरेज का ही परिणाम था कि जिस विशाल जंगोत्रा को वामपंथी कठुआ केस का मुख्य दोषी बनाने पर तुले हुए थे, वो न केवल निर्दोष सिद्ध हुआ, अपितु जम्मू कश्मीर के स्थानीय प्रशासन के कार्रवाई के तौर तरीकों पर भी सवाल उठाए गए। सच कहें तो सुधीर चौधरी देश के उन चुनिंदा पत्रकारों में से एक है जो सस्ती लोकप्रियता के लिए तथ्यों से खिलवाड़ करने में विश्वास नहीं रखते। उनके तौर तरीकों पर निसंदेह कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं, पर जिस समय अधिकतर पत्रकार अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में पत्रकारिता का उपहास उड़ाते हैं, उस लिहाज से सुधीर चौधरी ऐसे पत्रकारों से लाख गुना बेहतर है।